बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। क्या आपको कर्मा में विश्वास है? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन टाटा के लिए पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह है। क्योंकि जो स्वस्थ एयर इंडिया बच्चे को उन्हें 1953 में मजबूरन सरकार को सौंपना पड़ा 2.8 करोड़ रुपए की उस समय की उदार राशि में, आज उन्हें वापस सरकार द्वारा बेचा गया टूटी फूटी हालत में 18,000 करोड़ रुपए में। अफसोस की बात है, क्योंकि एक समय था 1980 के दशक तक जब एयर इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा फायदेमंद एयरलाइनों में से एक था। तो एक एयरलाइन जो 1991-92 में 333 करोड़ का मुनाफा कमाती थी, अचानक हर दिन करीब 20 करोड़ रुपए का घाटा कैसे करने लगी? चलिए ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा उर्फ JRD टाटा एक उड़ान उत्साही और भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। सही से उन्हें श्रेय दिया जाता है भारत की एयरलाइन व्यवसाय की स्थापना करने के लिए। हालांकि निश्चित रूप से एक शख्स नेविल विंसेंट प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के पूर्व पायलट जो 1920 के दशक में भारत आए, जिसने JRD को प्रोत्साहित किया एक एयरलाइन सेवा शुरू करने के लिए जो आगे जाकर एयर इंडिया बनी और जिसे JRD बड़े विनय से बुलाते हैं बेशक भारतीय एयर ट्रांसपोर्ट के संस्थापक। शुरुआत में उन दोनों की योजनाओं को ब्रिटिश अधिकारियों ने खारिज किया। एयरलाइन पर हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें, वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर दोराबजी टाटा ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं, बस आपकी इजाजत चाहिए। जिसके बाद ही टाटा एयर मेल का जन्म हुआ 2 सिंगल इंजन वाले पुसमोथ एयरक्राफ्ट की खरीदी के साथ। अपनी पहली उड़ान भरी कराची से अहमदाबाद होते हुए बॉम्बे तक 15 अक्टूबर 1932 के दिन एक एयरमेल सेवा के रूप में कराची से अंतर्राष्ट्रीय पत्र उठाकर भारत भर उसे बटोरता और फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पत्र इकट्ठा करके उसे कराची भेजना। जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं, JRD टाटा ने ही पहली उड़ान का खुद संचालन किया, अपनी उड़ान मार्ग पर टिके रहने के लिए नीचे की रेलवे लाइनों का इस्तेमाल करते हुए। दिशा में शंका होने पर अपनी जेब से एक बाईग्रेव स्लाइड नियम निकालकर उसकी मदद लेते थे। हर एक उड़ान में लगभग 8 घंटे लगते, क्योंकि पुराने जमाने का पुसमोथ प्लेन सिर्फ 50 मील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ही उड़ पाते थे। अपने पहले साल में टाटा एयर मेल ने कराची और मुंबई के बीच 300 से अधिक उड़ानें भरी, जिसमें 10 टन के पत्र उड़ाए और 155 यात्री भी, जिन्हें अक्सर मेल बैगों पर बैठना पड़ता था क्योंकि उस वक्त विमान बहुत ही छोटे हुआ करते थे। उनके उद्यम ने संचालन के पहले ही साल में 60,000 रुपए कमाए, अपने 2 लाख रुपए निवेश पर 30% की वापसी। व्यक्तिगत परिवहन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए JRD ने 6 सीटर माइल्स मर्लिन के साथ कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। बॉम्बे से त्रिवेंद्रम थी पहली उड़ान। आने जाने की कीमत 256 रुपए, जो आज 15,360 रुपए के बराबर है। 6 साल बाद 1938 में टाटा एयर मेल का नाम बदलकर टाटा एयर सर्विस, फिर 1946 में टाटा एयरलाइंस और फिर जुलाई 1948 में सूचीबद्ध होने के बाद एयर इंडिया इंटरनेशनल में बदला गया। बॉम्बे टू लंदन जून 1948 में इसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। लेकिन टाटा लेबल के तहत ये और ऊंचाई नहीं भर सका, क्योंकि आजादी के बाद नवगठित नेहरू सरकार ने इसके पंख काट दिए। पहले 1947 में एयरलाइन का 49% हिस्सा लेकर और फिर 1953 में समाजवादी नीतियों की एक लहर में पूरी तरह से इसका राष्ट्रीयकरण किया। एयर इंडिया राष्ट्रीयकृत होने वाली एक लौती एयरलाइन नहीं थी। उस समय मौजूदा सभी 9 एयरलाइनों को या तो एयर इंडिया इंटरनेशनल या इंडियन एयरलाइंस में मिला दिया गया। रातों रात एयरलाइन चलाना अवैध माना गया, जिसमें कम से कम 1,000 रुपए प्रति उड़ान का जुर्माना या 3 महीने तक कैद या दोनों का दंड था। अपने एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण होना JRD को विश्वासघात जैसा लगा, खासकर जब नेहरू जी खुद हमेशा इसकी तारीफ करते रहते थे। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कि कैसे एयर इंडिया ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया। इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से और भी ज्यादा अपमानित हुए। सरकार हमसे बात के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? जब इस बात को प्रधानमंत्री के सामने लाने की कोशिश की, पंडित जी, एयरलाइन उद्योग के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जब भी JRD ने इस विषय पर बात करना चाहा, नेहरू अपनी नजर खिड़की के बाहर घुमा लेते थे। समझ गया, इस पर चर्चा करना ही नहीं चाहते आप। लेकिन नेहरू की इस बात पर दाद देनी चाहिए कि उन्होंने JRD का महत्व समझा और उन्हें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों का अध्यक्ष नियुक्त किया। जल्द ही सेवाएं शुरू हुई। पूर्व में बैंकॉक, हांगकांग और टोक्यो, अफ्रीका में नैरोबी, यूरोप में रोम और पेरिस और कई अन्य मंजिलों के बीच न्यूयॉर्क भी। 25 साल 1953 से 1978 तक JRD ने एयरलाइन का पालन पोषण किया।
उच्च मानक स्थापित किए और बनाए रखा, जिसका यात्रियों ने मजा लिया। ये सब किया टाटा सन्स के चेयरमैन होते हुए भी, जिसकी मंडली में 50 से अधिक कंपनियां थी, पर अपना आधा समय एयर इंडिया पर खर्च करते हुए भी उन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया। कई बार खुद वाहनों का निरीक्षण किया, छोटी छोटी चीजों पर गौर किया जिसे सही करने की जरूरत थी। एयर होस्टेस की साड़ियों के रंग और हेयर स्टाइल से लेकर कितनी वाइन ग्लास में डाली जानी चाहिए, 150 से 180 मिलीलीटर, 5 से 6 आउंस, और उसे कैसे पकड़ना है तने पर, अंगूठे और तर्जनी के बीच, शौचालय में टॉयलेट पेपर की उपलब्धता तक, जेआरडी हर चीज पर गौर किया करते थे। यहाँ तक कि एक दिन क्रू के साथ गंदे शौचालय को साफ करने में मदद की। अगर उन्हें कभी गंदा एयरलाइन काउंटर नजर आता तो वो डस्टर मांग उसे खुद ही साफ करने लग जाते। इस तरह बना एयर इंडिया पैलेस इन द स्काई लग्जरी यात्रा का ठेकेदार, जो खाने में परोसता था केवियार, एक खास कीमती मछली के अंडे। उनका फर्स्ट क्लास इतना खास था कि स्वीडन के राजा रानी एयर इंडिया में सफर करना पसंद करते थे, और पोप पॉल छठे भी, जो वे 1964 में भारत यात्रा के लिए आए थे। 1955 में चीनी प्रधान ज़ोउ एनलाइन ने इसे इंडोनेशिया की यात्रा के लिए चुना, क्योंकि चीन के पास उस वक्त लंबी दूरी के विमान नहीं थे। एयर इंडिया पहली एशियाई एयरलाइन थी जिसने अपने विमान समुदाय में जेट इंजन का प्लेन खरीदा, गौरी शंकर बोइंग 707-420। हालांकि एयर इंडिया की सबसे टिकाऊ विरासत शायद उसका महाराजा है, एक ऐसा आइकन जो अपने आकाओं के कई उथल पुथल से बच निकला, जो कि बनाया गया एयर इंडिया के कमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कोका और उमेश राव विज्ञापन एजेंसी JWT के एक आर्टिस्ट 1946 में। शुरू में इसे सिर्फ ऑफिस के मेमो पैड पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन जल्द ही महाराजा सभी विज्ञापनों पर छा गए, एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर जैसे कि उसे कोई कभी न भूल पाए। जेआरडी की सौंदर्य शास्त्र दृष्टि ने कई चित्र इकट्ठा किए, जतिन दास से लेकर अंजलि ईला मेनन, MF हुसैन और VS गायतोंडे जैसे नामचीन कलाकारों के 4000 से ज्यादा आर्ट वर्क जमा किए। एक लिमिटेड एडिशन एशट्रे भी बनाया, जिसमें एक सांप का शरीर चारों ओर लपेटा हुआ है, 2 अजीबोगरीब हाथी सिर और एक हंस पर, जिसे डिजाइन किया और बनाया फेमस सररियल कलाकार साल्वाडोर डाली ने। उलट करो तो हंस हाथी का सिर बन जाता है और वापस पलटाओ तो हाथी हंस। इतना अजीब था यह कलाकार कि उसने पैसों के बदले हाथी का बच्चा मांगा, जो सचमुच उसे स्पेन में पहुंचाया गया। लेकिन एक हादसे ने एयर इंडिया की किस्मत बदल दी। सम्राट अशोका, एयर इंडिया का पहला बोइंग 747-200 भी, जो 6 सालों से ज्यादा समय से इस्तेमाल में था, 1978 नए साल के रोज उड़ान भरने के ठीक 101 सेकंड बाद बॉम्बे के तट पर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी 213 यात्री और क्रू मारे गए। 1 महीना भी नहीं हुआ जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बिना बताए जेआरडी को एयर इंडिया की अध्यक्षता और इंडियन एयरलाइंस के निदेशक पद से हटा दिया। जेआरडी जमशेदपुर में थे जब 2 दिन बाद उन्हें इस बात का पता चला। नमस्ते श्री टाटा जी, मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि पीएम जी ने मुझे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया है। इस बेढंग तरीके से की गई कार्यवाही ने एयर इंडिया के कर्मचारियों के मन को हिला दिया और कैबिन क्रू और ऑफिसर एसोसिएशन दोनों ने इसका विरोध किया। जेआरडी का मानना था कि सरकार कुशलता से एयरलाइन नहीं चला पाएगी। एक तरह की भविष्यवाणी निकली। सिविल एविएशन के अधिकारी और आईएएस बाबू, जिसे विमान चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था, उन्होंने रोजाना का ऑपरेशन संभालना शुरू किया। केरल से सऊदी और दुबई के यात्रियों को मुंबई से गुजरना पड़ता था, और ऐसा नहीं कि को कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच अंतर कम रखा गया। अक्सर 8 से 16 घंटे का गैप था। महत्वपूर्ण पद जैसे मार्केटिंग और कमर्शियल ऑपरेशन इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को सौंपा गया। इंदिरा गांधी, जिन्होंने एक बार इंडियन एयरलाइंस पर सफर करते वक्त जेआरडी को एक दिल छू लेने वाला खत लिखा। एयर इंडिया तुम्हारी विदाई पर उतना ही दुखी होगा जितना आप खुद हो रहे हो। आप ना ही सिर्फ उनके सरदार थे, बल्कि संस्थापक और पोषणकर्ता भी थे, और जिससे आपका गहरा भावनात्मक लगाव था। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद उन्होंने जेआरडी को दोनों एयरलाइनों के बोर्ड पर पुनः नियुक्त किया। वो 82 साल की आयु तक उस पद पर बने रहे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रतन टाटा को अध्यक्ष नियुक्त किया, जिन्होंने 3 साल के छोटे कार्यकाल 1986 से 89 के बाद इस्तीफा दे दिया। उनके जाने के तुरंत बाद एयर इंडिया की किस्मत डूबने लगी। 1997-98 में 181 करोड़ का नुकसान किया, मगर फिर कुछ समय के लिए 2002 से 2005 में मुनाफा कमाया। फिर समझो उस पर कुछ परमाणु बम जैसा असर पड़ा। जुलाई 2005 में भारत और अमेरिका के बीच एक परमाणु समझौता संपन्न हुआ, जो अगले साल हस्ताक्षरित किया गया, जहां यूएस भारत के साथ परमाणु सहयोग पर राजी हुआ। हालांकि दोनों नेताओं को अपने अपने देशों में प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भाजपा और लेफ्ट दलों ने यूपीए एक सरकार को गिराने की कोशिश तक की।
एक घटना जो हिंदी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में विस्तार से बताई गई, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अमेरिकी कांग्रेस में आलोचना का सामना करना पड़ा, जो भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे क्योंकि अप्रसार और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधियों पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो भारत को इससे बचाने के लिए बुश ने सिंह को परखना चाहा कि क्या वो कार्यवाही को माफ करवाने के बदले में कुछ मुआवजा देने को राजी थे। आपने अभी अभी यूरोप के एयरबस को 10 विमानों का ऑर्डर दिया है, क्या यह सही है प्रधानमंत्री जी? अगर आप इसकी बजाय हमारी अमेरिकन बोइंग का 100 प्लेनों का ऑर्डर देते हैं तो शायद मैं अमेरिकी कांग्रेस को भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए मना कर सकूं। यही वजह थी कि बोइंग को 111 विमानों का ऑर्डर दिया गया, जबकि जरूरत थी सिर्फ 10 की, जिस वजह से कर्ज और ब्याज भुगतान पर भारी बोझ पड़ने लगे। लेकिन एक अलग वाकया था इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय, जो दोनों के ताबूत का आखिरी कील था। जो चीज परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए किया गया, हकीकत में उसने दोनों का विनाश किया। बिस्बो एयर इंडिया पर पहले भी 2 वीडियो बना चुका है, पहला जिसमें उसकी समस्याओं को दिखाया गया है और दूसरा उसकी बिक्री के असफल प्रयास के कारण। अब एयरलाइन वापस आ गई है अपने असली मालिक के पास। टाटा बनेंगे एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% मालिक, यानी सरकार का इसमें कोई हिस्सा नहीं रहेगा। साथ ही उन्हें ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया सेट्स में 50% मिलेगा और सरकार इसमें आधी हिस्सेदारी रखेगी। सौंपा जाएगा 141 विमान, जिसमें कुछ को रख रखाव की सख्त जरूरत है। 173 मंजिलों पर उड़ने का हक, जिसमें होंगे 55 अंतर्राष्ट्रीय और आखिरी लेकिन मूल्यवान महाराजा का स्वामित्व। 86,262 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार खुद उठाएगी, मगर साथ है करीबन 15,000 करोड़ की संपत्ति। अगर एडजस्ट किया जाए तो सरकार का शेष उधार 29,000 करोड़ रहेगा। रतन टाटा के लिए, जो खुद अपनी विरासत बरकरार रखना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। वेलकम बैक एयर इंडिया, क्या अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं? परिशिष्ट भाग। अक्टूबर 1982 में 78 वर्षीय जेआरडी, जिन्हें पिछले महीने ही एंजाइना दर्द हुआ था, अपनी पहली उड़ान की स्वर्ण जयंती के मौके पर खुद कराची से मुंबई एक पुराना पुस मोड चलाकर अपनी पहली उड़ान पुनः अधिनियमित की। जमा पत्रकारों की भीड़ इस ऐतिहासिक घटना को रिपोर्ट करने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिनमें से बीबीसी संवाददाता मार्क टूली ने मजाकिया सवाल पूछा, तो क्या आप रहोगे जब भारत इस मौके की सेंचुरी मनाएगा? बेशक, मैं जरूर रहूंगा। देखेगा महोदय, मुझे पुनर्जन्म में विश्वास है। अब ये कर्मा नहीं तो क्या है? बिस्बो की शायरी। 25 बरसों बाद मिला लौट के पहला प्यार, मगर बहुत बेहाल उसकी हालत है इस बार जेआरडी के प्यार की। बिस्बो कहता बात, देखें कितने सुधरेंगे एयर इंडिया के हालात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।